अगर किसी व्यक्ति को बुखार आ जाता है तो हो सकता है उसे मच्छर ने काट लिया हो और मलेरिया जैसी कोई बीमारी उसे हो। तो मलेरिया जैसी बीमारी को पहचानने के लिए डॉक्टर कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं। वो ब्लड में मलेरिया के कीटाणुओं को ढूंढने की कोशिश करते हैं। पर ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि सभी मरीज़ों को बुखार मलेरिया के कारण ही हो, इसलिए मलेरिया की जांच सभी बुखार के मरीज़ों में नहीं की जाती है। उसी तरह किसी को अगर लंबी खांसी चल रही हो तो संभव है कि उसे टीबी की बीमारी हो, और टीबी की बीमारी को कंफर्म करने के लिए डॉक्टर थूक में टीबी के कीटाणु जांच करते हैं, स्पुटम फॉर एएफबी टेस्ट करते हैं। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि खांसी के सभी मरीज़ों में टीबी ही हो, इसलिए खांसी के सभी मरीज़ों में भी थूक की जांच टीबी के लिए नहीं करनी पड़ती है। उसी तरह सीने में जब दर्द होता है तो संदेह होता है कि मरीज़ को कहीं हार्ट अटैक ना पड़ रहा हो, और हार्ट अटैक को कंफर्म करने के लिए ईसीजी के अलावा इकोकार्डियोग्राफी और कोरोनरी एंजियोग्राफी जैसी जांच भी की जाती है। पर फिर वही बात कि सीने में दर्द के सभी मरीज़ों को हार्ट अटैक नहीं होता है, सीने में दर्द के अन्य कारण भी हो सकते हैं। तो मरीज़ के लक्षण के आधार पर मरीज़ के बैकग्राउंड को देखते हुए डॉक्टर संदेह करें कि हार्ट हो की बीमारी हो सकती है, तभी ईसीजी वगैरह जांच की जाती है। उसी प्रकार कमर दर्द होने पर भी हो सकता है कि मरीज़ को कोई ऐसी बीमारी चल रही हो जिसमें रीढ़ की हड्डियां आपस में चिपक जा रही हों और इस वजह से मरीज़ आगे की तरफ झुक गया हो। ऐसी बीमारी को हम कहते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, या गठिया का एक प्रकार होता है। और इसको कंफर्म करने के लिए या कभी कभी इसे समझने के लिए डॉक्टर एक जांच करते हैं जिसे हम कहते हैं HLA-B27। तो कमर दर्द के सभी मरीज़ों में तो यह गठियावात की बीमारी नहीं होगी, इसलिए ये जांच भी सभी मरीज़ों में ज़रूरी नहीं है। तो HLA-B27 जांच का क्या महत्व है और ये जांच कब करनी चाहिए, इस बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। मैं हूं डॉक्टर जगबीर सिंह और स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल बात की बात में। आज का ये एपिसोड विशेष है क्योंकि मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं उन सभी सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने मुझे चैनल को सब्सक्राइब किया और हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं। यह एक छोटा सा माइलस्टोन है, लेकिन हमारे उत्साहवर्धन के लिए काफ़ी है। और आप लोगों का स्नेह बना रहा तो हम ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे और यह चैनल तरक्की करता रहेगा। तो आइए बात करते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की पहचान में HLA-B27 का क्या महत्व है। आप में से कई दर्शक सोच रहे होंगे कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है और HLA-B27 क्या होता है। तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जैसा मैंने पहले बताया, कि गठिया का एक प्रकार होता है और इस बीमारी को लेकर मैंने यूट्यूब वीडियो पहले बना रखा है। इस लिंक पर क्लिक करके आप मेरे चैनल में उसे देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे HLA-B27 क्या होता है। यह एक प्रकार का जीन होता है और जिसकी वजह से एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। हम सभी जानते हैं कि जीन हमारे डीएनए में होता है और जीन के आधार पे, जीन में जो कोड होता है उसके आधार पे प्रोटीन बनता है, और जो HLA-B27 जीन से बनता है प्रोटीन, उस प्रोटीन को हम कहते हैं HLA-B27 प्रोटीन। और यह प्रोटीन होता है हमारी कोशिकाओं की सतह पर। तो HLA-B27 कितना कॉमन है? अगर सामान्य जनसंख्या में सभी की हम जांच करें तो हम पाएंगे कि करीब 3 से 8% लोगों में यह जीन पाया जाता है, जीन की यह वैरायटी पाई जाती है। तो इसकी व्यापकता पूरी दुनिया में एक जैसी नहीं है। कुछ जनसंख्या ऐसी है जैसे अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, जहाँ पर यह बहुत ही नगण्य है, नहीं के बराबर है, ऑलमोस्ट ज़ीरो है, नहीं पाया जाता है। वैसे जापानियों में भी यह बहुत रेयर है। परंतु रशियंस, यूरोपियंस और नॉर्थ अमेरिकन्स, जहाँ पर वाइट रेसेस रहती हैं, जिन्हें हम कॉकेशियन रेस कहते हैं, उनमें यह जीन बहुत कॉमनली पाया जाता है। कहीं कहीं तो 15, 20, 25% तक पाया जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडियंस में यह ज़्यादा कॉमन है, 6% तक लोगों में जीन पॉजिटिव हो सकता है, पर साउथ इंडियंस में कम कॉमन है। वहीं हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की देखें तो पाकिस्तान में करीब 8% लोगों में यह पॉजिटिव हो सकता है। तो क्या जितने लोगों का HLA-B27 पॉजिटिव होता है उन सभी को यह बीमारी हो जाएगी? ऐसा नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो रेड सर्कल है जिसके अंदर HLA-B27 पॉजिटिव लोगों को दर्शाया गया है, उसके अंदर कुछ लोगों को ही एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस AS करके बीमारी होती है। तो आप देखेंगे कि सामान्य जनसंख्या में करीब 5% लोगों को अगर HLA-B27 पॉजिटिव है तो उन HLA-B27 पॉजिटिव में से कुछ 5% लोगों को ही
एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी होने की संभावना रहती है। वहीं दूसरी तरफ से देखें तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के मरीजों में, सभी मरीजों की गणना करें तो उनमें 90% लोगों में यह टेस्ट पॉजिटिव आएगा, पर कुछ 10% लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तो होगा पर यह टेस्ट नेगेटिव होगा। इसका मतलब यह हुआ कि HLA-B27 जांच से सीधे सीधे आप बीमारी है या नहीं है नहीं बोल सकते। HLA-B27 के साथ में मरीज के लक्षण और अन्य जांचों को भी देखना पड़ता है। तो बात करें एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की, तो आम जनसंख्या में आप देखेंगे कि यह बीमारी बहुत ही रेयर है। इंडियंस में तो 0.1 से 0.2% लोगों में ही पाई जाती है, पर पाकिस्तानियों में करीब करीब 1% जनसंख्या में यह बीमारी पाई जा सकती है। कंफ्यूज करने वाली बात यहाँ ये है कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो रीढ़ की हड्डी में असर करने वाला गठिया है, इसी तरह के मिलते जुलते कुछ और गठिया भी होते हैं जिनमें लक्षण भी रीढ़ की हड्डी में आते हैं और HLA-B27 टेस्ट भी पॉजिटिव होता है। तो इन जटिल बीमारियों को पहचानने के लिए एक विशेषज्ञ की सलाह आवश्यक होती है। इसी क्रम में आगे बात करें तो आपको बताना चाहेंगे कि सामान्य जनसंख्या में 80% लोगों में कभी न कभी कमर दर्द होता ही है, और इन कमर दर्द में ज़्यादातर लोगों को 80 से 90% लोगों को कमर दर्द सिर्फ मैकेनिकल कारण से होता है, मतलब कोई गठियावात वाली प्रक्रिया नहीं होती है। सिर्फ कमज़ोरी बढ़ती उम्र के साथ या किसी मोच के कारण या छोटे मोटे टूट फूट के कारण, स्लिप डिस्क के कारण कमर दर्द होता है। और इन लोगों में भी कहीं गलती से HLA-B27 टेस्ट कर लिया जाए तो संभव है कि उनमें पॉजिटिव आ जाए, पर उनमें पॉजिटिव आने का मतलब ये नहीं होता कि उनमें एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी है। इसलिए ये कहना कि जिस किसी का HLA-B27 पॉजिटिव है उन्हें एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, ये कहना वैसे ही होगा जैसे अगर किसी ने पगड़ी पहनी है तो वह सिख ही होगा। हम जानते हैं कि भारत में सिखों के अलावा कई और प्रदेश के लोग, कई और संस्कृति के लोग पगड़ी पहनते हैं, पर उन्हें हम सिख नहीं कहते हैं। भारत से बाहर भी कई लोग हैं जो पगड़ी जैसी चीज़ पहनते हैं, इसलिए सभी पगड़ी पहनने व्यक्ति को सिख कहना उचित नहीं होगा। इसलिए यह कहना पड़ेगा कि पगड़ी और HLA-B27 को सही संदर्भ में देखने की ज़रूरत है। पगड़ी पहना हुआ व्यक्ति सिख कहलाएगा अगर उसकी संस्कृति और भाषा एक सिख की तरह है, जैसे वह किस तरह का खाना खाता है, दूध लस्सी बहुत पसंद करता है, गुरमुखी भाषा में लिखता है, पंजाबी भाषा बोलता है, भांगड़ा करता है, उसके कपड़े पंजाबियों जैसे हैं, तभी पगड़ी सिख होने की पहचान मानी जाएगी। अन्यथा पगड़ी किसी और कारण से भी पहना हो सकता है व्यक्ति। उसी तरह HLA-B27 भी अगर पॉजिटिव है तो यह हमेशा एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होता है। हमें देखना होता है किस बैकग्राउंड में यह टेस्ट किया गया है, मरीज को किस तरह के लक्षण हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है कमर दर्द, और कमर दर्द में भी ऐसा दर्द जो सुबह उठने पर ज़्यादा होता है और करीब आधा घंटे तक परेशान करता है, धीरे धीरे हलचल के साथ कम होता जाता है। इसके अलावा यह बीमारी आँख और अन्य अंगों पर भी असर कर सकती है, और बहुत बेसिक टेस्ट होते हैं ESR और CRP, जिससे हम इन्फ्लेमेशन पता करते हैं, वो टेस्ट भी पॉजिटिव हो सकते हैं। तब इलाज कैसा करें? मेरे कई दर्शकों ने शिकायत करी है कि मैं उन्हें बीमारी के बारे में जानकारी तो देता हूं पर इलाज के बारे में कुछ नहीं बताता हूं। तो आज मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में कि मैं आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में इलाज करने का बेसिक प्रिंसिपल क्या है वो बताऊं। तो इस बीमारी के इलाज में दो तरीके से इलाज किया जाता है, एक जहां दवाइयां दी जाती हैं और दूसरी तरफ जहां कसरत वगैरह बताया जाता है। तो दवाइयों में दर्द निवारक दवाइयाँ दी जाती हैं शुरुआत में, परंतु साथ में डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स देना बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ पारंपरिक एंटी रूमेटिक ड्रग्स भी हैं और नए बायोलॉजिकल ड्रग्स भी हैं जो ज़रूरत के हिसाब से डॉक्टर आपको दे सकते हैं। और कसरत में भी साधारण कसरत के अलावा कई बार फिजियोथेरेपिस्ट आपको कुछ विशेष मैनिपुलेशन या कुछ मशीन से ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। तो इन दोनों तरीकों में दवाइयों और कसरत में क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यह समझने के लिए मैं आपको बीमारी किस प्रकार से शरीर को नुकसान पहुंचाती है वो बताऊंगा। पर इस बारे में एक वीडियो और है जिसमें मैंने सभी गठियावात के बारे में बताया है कि किस गठियावात में कसरत इंपॉर्टेंट है, किस गठियावात में दवाइयाँ इंपॉर्टेंट है। उस वीडियो को आप मेरे इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो गठियावात में रीढ़ की हड्डी जो चिपक जाती है आपस में, ऐसा क्यों होता है यह समझने के लिए आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे जब कभी किसी व्यक्ति की कोई हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है तो उस हड्डी को आपस में कैसे जोड़ते हैं? डॉक्टर वहाँ कोई गोंद लगाकर तो उससे चिपकाता नहीं है। आप सभी जानते हैं जहाँ कहीं भी शरीर में चोट लगती है वहाँ पर रिपेयर के प्रोसेस शुरू हो जाता है, घाव भरने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो जब ये घाव भरने की प्रक्रिया चल रही हो उस समय अगर
हड्डी को सीधा करके आपस में सेट करके एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए, जो प्लास्टर करके हम करते हैं, तो कुछ हफ्तों में घाव भरने की प्रक्रिया के साथ साथ वो हड्डी आपस में जुड़ जाती है और हमने कहता हूँ कि फ्रैक्चर यूनाइट हो गया है। यहाँ पर एक प्रश्न है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति के होंठ पे काफ़ी सारे खरोंच आ जाएं, घाव बन जाए और वह व्यक्ति 3-4 हफ्तों के लिए मौन व्रत रखे, यानी होंठ आपस में चिपके हुए हैं, तो ऐसे में क्या उस व्यक्ति के दोनों होंठ आपस में चिपक जाएंगे या नहीं चिपकेंगे? आप दर्शक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, आपको क्या लगता है। हम बात करते हैं वापस कि रीढ़ की हड्डियाँ एक दूसरे से क्यों चिपक जाती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि रीढ़ की हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। आप देख सकते हैं पीछे की तरफ जुड़ी हुई हैं, पर आगे की तरफ से ये खुली होती हैं। इसी वजह से रीढ़ की हड्डी में लचीलापन होता है। पर जब कभी भी बीमारी की प्रक्रिया शुरू होती है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की, तब रीढ़ की हड्डियों में जगह जगह पर सूजन और खरोंच पड़ना शुरू हो जाती है। और जब जब सूजन और खरोंच पड़ेगी तो वहाँ बहुत ज़ोर का दर्द होने से जकड़न होती है, मांसपेशियाँ जकड़ जाती हैं। तो एक प्रकार से ऐसा होता है कि वहाँ खरोंच भी पड़ी है, चोट भी लगी हुई है और हड्डियाँ जकड़ी हुई भी हैं, तो एक प्लास्टर वाली स्थिति बन जाती है। रीढ़ की हड्डी में मूवमेंट कम हो जाता है, मरीज़ अकड़ जाता है। ऐसी स्थिति में जब जो खरोंच का रिपेयर हो रहा है, घाव भरने की प्रक्रिया चल रही है, उस समय जो नई हड्डी बनती है वो हड्डी इन रीढ़ की हड्डियों को आपस में जोड़ देती है और इस प्रकार धीरे धीरे जो रीढ़ की हड्डी साधारणतः थोड़ी सी पीछे की तरफ मुड़ी होती है, धीरे धीरे सीधी हो जाती है, एक दूसरे से चिपक जाती हैं और बीमारी बढ़ती जाए तो फिर वो आगे की तरफ भी झुक जाती हैं। तो जब भी हमें एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का ट्रीटमेंट करना होता है तो हमें बेसिक इन्हीं बातों का ध्यान रखना होता है कि 2 प्रक्रिया साथ साथ चल रही है। पहली प्रक्रिया है बीमारी की वजह से हड्डियों में सूजन और खरोंच और टूट-फूट, और दूसरी प्रक्रिया है उस खरोंच का रिपेयर, जकड़न, जिसकी वजह से हड्डियां आपस में चिपकती हैं। तो बीमारी की वजह से हड्डियों में जो सूजन और खरोंच आ रही है उसको टारगेट करने के लिए, उसे रोकने के लिए हम डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स देते हैं, ताकि बीमारी की प्रक्रिया, बीमारी की वजह से होने वाले खरोंच और टूट-फूट ही रुक जाए। और जो दूसरी प्रक्रिया है, जो खरोंच के रिपेयर के प्रोसेस हो रहा है, जो नई हड्डी बन रही है, घाव भर रहा है वहाँ पर, उस दौरान रीढ़ की हड्डी में मूवमेंट बना रहे, इसके लिए कसरत बहुत ज़रूरी है। और कसरत तभी संभव है जब दर्द ठीक ठाक कंट्रोल में हो। इसलिए ऐसे मरीज़ों में हम दर्द निवारक दवा भी लेने के लिए कहते हैं। गठिया के ज़्यादातर मरीज़ों में हम कहते हैं कि दर्द निवारक दवाइयाँ कम से कम लें। सभी जानते हैं दर्द निवारक दवाइयाँ अंधाधुंध खाने से किडनी को नुकसान हो सकता है, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमेशा हमारी कोशिश होती है कि दर्द निवारक दवाइयाँ कम से कम खाएं। पर यह एक इकलौता गठिया बात है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जहाँ पर दर्द निवारक दवाओं को देने में हम थोड़ी छूट रखते हैं, क्योंकि अगर हम दर्द निवारक दवा ना दें यहाँ पर तो रीढ़ की हड्डी में मूवमेंट कम रहता है, खासकर तब अगर डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग से मरीज़ को अच्छा आराम नहीं हो रहा है या मरीज़ महंगे इंजेक्शन नहीं ले सकता है, और तब उसे दर्द निवारक दवाइयों से ही लक्षण कंट्रोल करने होते हैं ताकि रीढ़ की हड्डियाँ आपस में ना चिपक जाएँ। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने विचार बताएं। आगे भविष्य में आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, मैं उस तरह के वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।